का तमाम ये संबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताएं आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं हमारे शो में। शुरुआत दवा कंपनियों की खबर के साथ होगी। सेहत से जुड़ी 2-3 खबरें हैं। दवा कंपनियों के लिए आया नया मार्केटिंग कोड, क्यों लाया गया और आने के बाद क्या बदलेगा ये जानेंगे। क्यों नहीं संभल रही ईवी की बिक्री, डिस्काउंट दिए गए उसके बाद भी ईवी की बिक्री का आंकड़ा नहीं सुधर रहा, क्या कुछ है इसके पीछे ये जानेंगे। पेटीएम को मिल सकता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइसेंस। बात यहां तक आ गई पेमेंट बैंक से कि अब थर्ड पार्टी पेमेंट लाइसेंस, एप्लीकेशन लाइसेंस लिया जाएगा। तो क्या किस दिशा में पेटीएम बढ़ रही है, क्या भविष्य पेटीएम का दिख रहा है, ये जानेंगे। आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल मामले में क्या जानना चाहता है सेबी, रेटिंग एजेंसियों से जानकारी मांगी है। दिन की सबसे बड़ी खबर पहले यही होगी, आखिर जानना क्या चाहता है सेबी, ये हम समझेंगे। आईसीआईसीआई एएमसी ने क्यों बंद किए मिड कैप स्मॉल कैप फंड में लमसम निवेश। ये 5वां ऐसा म्यूचुअल फंड हो गया जिसने अपने मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम निवेश बंद किया है। क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे की बात जानेंगे। और चुनावी बांड की जानकारी में क्या क्या पता चलेगा ये जानेंगे, क्योंकि कल एसबीआई ने 2 पीडीएफ फाइलों में अपनी जानकारी अपनी तरफ से भेज दी है, जिसके लिए वो 3 महीने का समय पहले मांग रहे थे। वो जानकारी अब 2 पीडीएफ फाइल के जरिए भेज दी गई है। क्या कुछ अब तक पता चला, क्या कुछ आगे पता चल सकता है, दिन की एक और बड़ी खबर में ये भी जानेंगे। मेडिकल सेक्टर से जुड़ी आज कई खबरें हैं। पहली खबर, सरकार ने जरूरी दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस की कीमतें तय करने का एक फॉर्मूला बनाने के लिए पैनल का गठन किया है। दूसरी खबर यह है कि सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिए यूनिफॉर्म कोड नोटिफाई कर दिया है। ये नया कोड दवा बनाने वाली कंपनियों को डॉक्टर्स के लिए विदेशों में वर्कशॉप आयोजित करना, होटल में ठहरना, महंगे गिफ्ट देने जैसी गलत मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर रोक लगाने के मकसद से लाया गया है। और तीसरी खबर यह है कि बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे सब स्टैंडर्ड हेल्थ सप्लीमेंट, जिन्हें आप प्रोटीन का डब्बा और ये मास गेनर और इस तरीके से आप देखते हैं बिकता है, ये सब स्टैंडर्ड बिक रहे थे, नकली बिक रहे थे, कंपनियों के टैग लगा लगा के। इस पर रोक लगाने के लिए एफएसएसएआई ने कठोर नियम बनाए हैं। ये कुछ खबरें थीं आज बड़ी। इसके बाद एक और बड़ी खबर ये थी कि आज दिल्ली में नकली दवाओं का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई है। पता चला है कि बीपी, शुगर नहीं, अब तो कैंसर जैसी दवाएं भी नकली बिक रही थीं। तो पहला सवाल सर, मार्केटिंग कोड को लेकर, ये जो फार्मा कंपनियों के लिए मार्केटिंग कोड आया है डॉक्टर को रोशनी में रखते हुए, क्या कुछ ये है, क्यों लाया गया और क्या बदलेगा इसके बाद। अब फार्मा कंपनियों के में एक के कामकाज पर हमेशा एक बात का सवाल उठता रहा है कि वो अपनी दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को तरह तरह से प्रलोभन देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं, जिनको वो इंसेंटिव कहते हैं, सुविधाएं देती हैं, क्योंकि डॉक्टर उनकी दवाएं लिखते हैं और दवाएं बिकते हैं। सरकार ने 4-5 साल पहले एक आचार संहिता जारी की थी फार्मा कंपनियों के लिए, और उस संहिता में था कि कंपनियां डॉक्टरों को किसी तरीके के प्रलोभन नहीं देंगी, खास तरीके की सुविधाएं नहीं देंगी, विदेश यात्रा नहीं कराएंगी। कंपनियों ने इसे कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, कुछ ने दूसरे रास्तों से डॉक्टरों को सुविधाएं पहुंचाना जारी रखा है। लेकिन इसलिए अब उस संहिता को लागू कर दिया गया है और अब नए कोड के तहत डॉक्टर्स को विदेश ले जाना, उन्हें तरह तरीके के प्रोत्साहन देने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह फैसला इस कोड के तहत किया गया है। सर, दूसरी तरफ ये मामला नकली दवाओं का, ये भी लगातार है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना, नकली दवाइयाँ बनाना, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ये मामला क्यों नहीं सुधर रहा सर? ये भारत का सबसे खतरनाक चेहरा है दवा उद्योग का, और हम इस पर लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे हैं। आज जो रैकेट पकड़ा गया दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, वो कैंसर की दवाएं बनाता था जो कीमोथेरेपी में इस्तेमाल की जाती थी। आप समझ लीजिए कि नकली दवाओं की स्थिति कहाँ पहुँच गई है। पिछले 1-1.5 साल के दौरान भारत में दवा उद्योग के भीतर जितने भी हथकर्म हैं सब खुलकर सामने आ गए। सरकार को करीब 150 के आसपास कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने पड़े, छापे डाले गए। पता चला कि कंपनियां सब स्टैंडर्ड केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स का इस्तेमाल करके दवाएं बना रही हैं। भारत की दवाएं पीकर दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों की मौतें भी हो गई। WHO ने ब्लैकलिस्ट कर दिया कंपनी को। दुनिया की फार्मा फैक्ट्री जिसको कहा जाता है, या दुनिया की जो दवा उद्योग का गढ़ पाया जाता है, उसके लिए इससे बड़ा दाग कोई नहीं हो सकता था। और अब ये नकली दवाओं का रैकेट जो भारत में पहले से मौजूद था, खुलकर सामने आने लगा है। माना जाता था पहले कि सामान्य उपभोग की दवाएं नकली बनती हैं, अब तो कीमोथेरेपी की दवाएं भी नकली बनने लगी।
नेटवर्क ये है कि ये दवाएं आमतौर पर छोटे शहरों में, कस्बों में बेची जाती हैं, जहां आमतौर पर सामान्य उपभोक्ताओं और ग्राहकों को इस बात का फ़र्क नहीं पता होता कि असली नकली दवा कैसी होती है। हालांकि बार कोडिंग जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, पर 99% लोग दवा का इंग्रेडिएंट भी नहीं पढ़ सकते, दवा को पढ़ भी नहीं सकते, तो इसमें भी जान भी नहीं सकते। और ये अब एक बड़ी चुनौती के तौर पर खुलकर सामने आया है भारत के नकली दवा उद्योग का, और इसका बड़ा संगठित नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। छोटे कस्बों में, मझोले कस्बों में, शहरों में इसे बेचा जा रहा है। और इसी सिलसिले में एक खबर ये भी है कि जो भारत में प्रोटीन सप्लीमेंट्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स बन रहे हैं, उनका भी नकली उत्पादन हो रहा है। देश के आसपास इलाकों में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनको लेकर भी FSSAI ने नए मानक तय किए हैं। पर नकली दवाओं को लेकर सरकार को शायद और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि दवा जो है वो पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए होती है, और अगर उसमें भी मिलावट है, उसमें भी नकल है, तो फिर ये तो मानवता के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। कीमतों में कटौती करने के बाद भी भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री फरवरी में घटकर 5 माह के निचले स्तर पर पहुंच गई। फरवरी में कुल 7,277 इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं, जो अक्टूबर के बाद सबसे कम बिक्री का आंकड़ा है। इसे देखते हुए लग रहा है कि भारत में इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी में स्विच करने का जो सपना है या जो पूरी कोशिश है, इसमें अभी वक्त लगेगा। सर, क्यों नहीं बिक पा रही हैं ईवीज़? प्राइस कट किया कंपनियों ने। आमतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में माना जाता है शुभम कि जब भी कीमतें घटती हैं तो मांग बढ़ती है। करीब टाटा ने अपनी 2 वाहन हैं उनके, टियागो और निक्सान ईवी, इनकी कीमत करीब 1.2 लाख रुपए तक घटा दी। MG ने अपनी कॉमेट का प्राइस 1 लाख रुपए घटाया। एक दूसरे मॉडल है ZS, उसका भी प्राइस घटाया। महिंद्रा ने अपने 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए जो कि सस्ते थे या उनमें अच्छे फीचर्स थे। इसके बाद भी जो यूफोरिया था, जो उत्साह था जिसको हम कहें, जिस तरीके की दीवानगी थी ईवी को लेकर, आज से 1 साल पहले भारत में हर दूसरा व्यक्ति ईवी की बात करता दिख रहा था। उसको अगर वो खरीदना नहीं भी चाहता था तो ईवी की बात करना चाहता था। लेकिन अब वो उड़ान जमीन पर आ गई। वजह एक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी नियम व्यवस्थाएं स्पष्ट नहीं है, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। पिछले 5-6 सालों में कई बातें हुई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने का ढांचा नहीं बना। और क्रमशः धीमे धीमे ईवी वाहनों पर सब्सिडी खत्म होने के बाद इनकी कीमतें बढ़ती चली गई। कंपनियों को लगा कि अगर वो कीमतें घटाकर इसकी मांग बढ़ा सकती हैं, तो उन्होंने आखिरी कोशिश करके भी देख ली, और उसका नतीजा है कि अब भारत में ईवी बनाने वाली कंपनियों का उत्पादन घट रहा है। टाटा मोटर्स ने अपना उत्पादन घटा दिया है अप्रैल और मई की बिक्री के आधार पर। कुछ और कंपनियां भी हैं जो अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन कम कर रही हैं। धीमे धीमे भारत इलेक्ट्रिक वाहन के इस पूरे शौक से निकलकर वापस हाइब्रिड या कन्वेंशनल फ्यूल के वाहनों की तरफ जा रहा है। इसमें सब्सिडी खत्म होने का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। कमोबेश ऐसी ही परिस्थिति शुभ हमने 2 व्हीलर्स के साथ भी देखी थी। 2 व्हीलर्स में भी एक बड़ा दौर आया था बिक्री का, फिर जैसे जैसे सब्सिडी खत्म हुई, फेम स्कीम बंद हुई, उसके बाद हमने जो इलेक्ट्रिक वाहन थे, इलेक्ट्रिक स्कूटीज थी, उनकी बिक्री में गिरावट देखी। पेटीएम को NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइसेंस 15 मार्च से पहले मिलने की संभावना है। NPCI इसी हफ्ते पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस दे सकती है। ये लाइसेंस मिलने से उपभोक्ता UPI के जरिए पेटीएम से भुगतान करना चालू रख सकेंगे। दूसरी ओर 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI की ओर से अब कोई राहत नहीं मिलेगी। इस बीच फिनटेक कंपनी पेटीएम पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद म्यूचुअल फंड ने पेटीएम के शेयर में अपनी हिस्सेदारी करीब 25% घटा दी है। करीब 6 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने पेटीएम में अपना पूरा निवेश निकाल लिया है। मतलब अब म्यूचुअल फंड को भी लग रहा है कि कोई गुंजाइश बची नहीं। सर, किस तरफ जाता देख रहे हैं पेटीएम का भविष्य आप? सबसे पहले तो आप अगर पेटीएम के उपभोक्ता हैं और पेटीएम के फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं जो पेटीएम के पेमेंट बैंक पर चलता है, तभी वो फास्टैग हैं, तो 15 मार्च से पहले अपने आप को अब उस फास्टैग से अलग कर लीजिए और किसी दूसरे बैंक पर चले जाइए। NHAI जो देश भर में टोल रोड्स का संचालन करती है और टोल लेती है, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपके लिए बेहतर ये होगा कि अब आप पेटीएम के फास्टैग से बाहर निकलकर दूसरा फास्टैग लें, नहीं तो आपको दोहरा फीस और उल्लंघन के तमाम मामलों में फंसना पड़ेगा। फास्टैग काम नहीं करेगा। यानी रिजर्व बैंक की तरफ से देश के सबसे बड़े टोल ऑपरेटर NHAI को यह संकेत दे दिया गया कि पेटीएम का दरवाजा बंद होने वाला है फास्टैग के मामले में। यह आदेश आज स्पष्ट हो गया। तो पहली तो खबर आपके लिए ज़रूरी है कि अपने फास्टैग को चेक करिए। अगर वो पेटीएम का फास्टैग है तो दूसरे फास्टैग की तरफ मूव करना शुरू कर दीजिए। समय आपके पास 3 दिन का है, नहीं तो वाहन आपका रुक सकता है जब आप टोल पर निकल रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये कि NPCI से कहा गया कि पेटीएम को थर्ड पार्टी ऐप का लाइसेंस दिया जाए। थर्ड पार्टी ऐप का लाइसेंस का मतलब पेटीएम अब पेमेंट बैंक के तौर पर नहीं काम करेगा, वो एक सामान्य तरीके का पेमेंट ऑपरेटर होगा जो UPI और उस तरीके की सर्विसेज चलाएगा जो भारत में कई और भी
भी इसी तरीके के पेमेंट एग्रीगेटर्स चला रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स का एग्जिट करना स्वाभाविक सी बात है, वही तक बने हुए क्यों थे, यही सोचने वाली बात थी, क्योंकि कंपनी के साथ जो रेगुलेटरी घटनाक्रम पिछले 5 महीने 4 महीने से चल रहे हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स का इसमें बने रहना किस फैसले के तहत है पता नहीं, लेकिन जो निकल गए हैं उन्होंने निवेशकों की रक्षा ही की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि केरल को वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार 31 मार्च से पहले राज्य को एकमुश्त विशेष राहत पैकेज दे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि केंद्र थोड़ा उदार हो सकता है और कड़ी शर्तों के अधीन केरल को ये पैकेज दे सकता है। सर, झगड़ा क्या है ये पूरा? ये भारत में केंद्र और राज्य के रिश्तों का एक अनोखा झगड़ा है। केरल को अपने खर्च चलाने के लिए अतिरिक्त कर्ज चाहिए। केंद्र सरकार राज्यों के कर्ज लेने की एक सीमा तय करती है और उस सीमा के तहत केरल को अतिरिक्त कर्ज जुटाने की छूट नहीं मिली है। केरल ने इस मामले को राज्य केंद्र सरकार के साथ उठाया था और कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर बात नहीं बनी, सहमति नहीं बनी। और चूंकि राजनीतिक रूप से 2 अलग अलग ध्रुवों की सरकारें हैं तो सहमति बनने की गुंजाइश भी कम थी। अंततः ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और केंद्र और राज्य के आर्थिक रिश्तों का ये एक और मामला है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि जो केरल में फंड्स की शॉर्टेज है, संसाधनों की कमी है, उसे दूर करने के लिए केरल गवर्नमेंट को केंद्र सरकार की तरफ से एकमुश्त सहायता का पैकेज देना चाहिए, क्योंकि वो बारोइंग कैप्स नहीं हटा रहा है या कर्ज की सीमा नहीं हटा रहा है। यहाँ बड़ी दुविधा ये है कि केंद्र सरकार अगर ऐसा कोई विशेष पैकेज किसी एक खास राज्य को देती है तो बाकी राज्यों की तरफ से भी इस बात की मांग उठेगी। तो मामला थोड़ा पेचीदा है। अब प्रेसिडेंट नहीं है ऐसा, जब तक कि किसी खास परिस्थिति में कहीं कोई आपदा हो या कोई विशेष परिस्थिति हो और उसे मदद दी जाए, तब तक इस तरीके की संभावना नहीं बनती दिखाई देती है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की मांग की ज़रूरतों पे बात की जा सकती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल पर हुए एक्शन के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रेटिंग एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है। आरबीआई ने कर्ज देने की प्रक्रिया में खामियों की वजह से 4 मार्च को आईआईएफएल फाइनेंस को नए गोल्ड लोन देने पर मना कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही 5 मार्च को जेएम फाइनेंशियल को शेयरों और डिवेंचरों के बदले कर्ज देने से रोक दिया था। दोनों कंपनियों के खिलाफ नियामक की ओर से कार्रवाई के बावजूद अभी तक किसी भी रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। सर, सेबी अब क्या तलाशने की कोशिश कर रहा है? सेबी तलाशने की कोशिश कर रहा है कि रेटिंग एजेंसियां आखिर जेएम फाइनेंशियल और आईआईएफएल को लेकर बिल्कुल सक्रिय क्यों नहीं दिखाई दी। इनके पास 2 बड़ी चुनौतियां इनके अंदर पाई गई और जिनके कारण सख्ती की गई। आरबीआई ने शेयर अगेंस्ट लोन के मामले में जेएम फाइनेंशियल को दोषी पाया। इसके अलावा आईआईएफएल के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में समस्याएं पाई गई, लेकिन भारत की दोनों रेटिंग एजेंसियां जो प्रमुख रेटिंग एजेंसियां थी, उन्होंने अपनी तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की। जबकि रेटिंग एजेंसियों की जिम्मेदारी है, वो वॉचडॉग हैं कि उन्हें बताना चाहिए कि इन कंपनियों के भीतर क्या चल रहा था। और यहाँ फिर रेटिंग एजेंसियों की भूमिका संदेह के घेरे में फंस गई है और इसलिए सेबी ने रेटिंग एजेंसियों को ये लिखा है कि वो एक्सप्लेन करें। जानकारी से ज़्यादा उन्होंने उनसे एक्सप्लेनेशन सीख किया गया है कि आखिर आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल के भीतर जो चल रहा था उसके बारे में सूचना या जानकारी स्पष्ट नहीं की गई। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपसे कहा था कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये अब परतें इसकी खुलनी शुरू हुई हैं। इसका एक सिरा आईपीओ के घोटाले में, आईपीओ बूम में जाता है, जहां कुछ खास खातों से आईपीओ में बोली लगवाई गई, फिर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को बढ़ाया गया, फिर लिस्टिंग गेन्स के साथ निकला गया। दूसरा सिरा गोल्ड लोन में जाता है, जहां गोल्ड के वैल्यूएशन को लेकर, गोल्ड की क्वालिटी को लेकर तमाम सवाल हैं। और तीसरा शेयरों के अगेंस्ट लोन में जाता है। और ये एक बड़ा चक्र है जो अब धीमे धीमे खुलना शुरू हुआ है। तो इस मामले में नए रहस्योद्घाटन भी हमारे सामने होंगे। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को गोल्ड लोन पर हुए फ्रॉड पैसों की वसूली के लिए उनकी ओर से की गई कार्रवाई और पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट के बारे में जानकारी साझा करने को कहा है। आरबीआई ने बैंकों से अपने सोने के बदले कर्ज देने की प्रक्रिया की समीक्षा करने को भी कहा है। आरबीआई ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसे 2 सरकारी बैंकों के कर्मचारी के गोल्ड लोन के लिए सिस्टम में हेरफेर करने की जानकारी मिली है। सर, ये जांच क्या सामने ला सकती है? देखिए, ये बात हम लोगों ने अपने पिछले कार्यक्रम में कही थी कि गोल्ड लोन के कामकाज में बैंक के अधिकारियों की पारदर्शिता के गहरे सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। ये उसी दिन हुआ था जिस दिन आईआईएफएल का मामला खुलकर सामने आया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा था कि अपने गोल्ड के स्टॉक का सही ढंग से वैल्यूएशन करें। संदेह इस बात का है कि बहुत जगह खराब क्वालिटी का या नकली सोना लेकर भी उसके अगेंस्ट लोन दे दिया गया है और ये काम बैंक के अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है। और इसलिए नए सिरे से बैंक के स्टॉक्स में लोन के अगेंस्ट जो गोल्ड आया है उसकी क्वालिटी के चेक की व्यवस्था की जा रही है। और अब
जो फ्रॉड हैं वो खुलना शुरू हो गए और इसीलिए रिजर्व बैंक ने ये बात बैंकों से कही कि गोल्ड लोन में जहाँ जहाँ फ्रॉड हुए हैं उनकी सूचना दी जाए। ये भी वही मामला है जो हमने कहा कि इसकी परतें तो अभी खुलना शुरू हुई हैं। भारत में पिछले 4-5 साल के दौरान गोल्ड लोन का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ा। प्राइवेट कंपनियों से सरकारी कंपनियों तक सबने सोने को के अगेंस्ट लोन देने शुरू किए। सबसे आसान लोन है क्योंकि आपके पास एक मॉर्गेज आता है, वो मॉर्गेज गोल्ड है जिसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। राइजिंग एसेट से लोन देना आसान होता है। अगर लोन देने वाला डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आप उस सोने का ऑक्शन करके अपने पैसे की वसूली कर सकते हैं। इससे आसान और सुविधाजनक लोन देने का काम किसी भी बैंकिंग व्यवस्था में नहीं हो सकता, पर इसी व्यवस्था में बड़े फ्रॉड निकलने का खतरा अब बन रहा है। म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों का रुख करते हैं। अब पहली खबर यह है कि म्यूचुअल फंड हाउसेज अपनी मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीमों के स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट इसी हफ्ते सौंपेंगे। दूसरी तरफ से सेबी चीफ माधुरी पुरी ने यह कहा है कि म्यूचुअल फंड में स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए जरूरी डिस्क्लोजर का फॉर्मेट भी इसी हफ्ते जारी होगा। म्यूचुअल फंड की मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीमों में उतार चढ़ाव को देखते हुए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के लिए एक मुश्त निवेश यानी कि लमसम निवेश लेना बंद कर दिया है। सिर्फ एसआईपी रूट से ही अब निवेश लिया जाएगा। सर, आईसीआईसीआई का ये कदम क्या दिखाता है? पांचवा फंड है। इससे पहले कोटक इसने भी बंद किया था, निपॉन ने बंद किया, इससे पहले टाटा स्मॉल कैप फंड में भी बंद हुआ, एसबीआई स्मॉल कैप में फंड बंद हुआ। तो यानी भारत के सभी प्रमुख स्मॉल कैप फंड ने ये बात मान ली कि उनके फंड के में स्मॉल कैप को लेकर जो सेबी ने आशंका जाहिर की थी वह कहीं ना कहीं सच थी। लंपसम अमाउंट रोका गया है, इसलिए रोका गया है क्योंकि सेबी का भी संदेह था और हम लोगों की भी लोगों से बातचीत में लग रहा था कि बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ने लंपसम रास्ते के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और जो स्मॉल कैप में बबल बना, जिसको कि कल सेबी की प्रमुख ने माधवी पुरी ने कहा कि फ्रॉड है, बबल बना, उसको बढ़ाने में योगदान दिया है। एसआईपी चलती रहेंगी क्योंकि एसआईपी एकदम बंद नहीं की जा सकती। यानी यहां से भारत के स्मॉल कैप बाजार में एक बड़े करेक्शन की शुरुआत हो गई है। अगर आप स्मॉल कैप में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो भी सतर्क रहिए। अगर म्यूचुअल फंड के जरिए भी आपने पैसा लगाया है तो सतर्क रहिए, क्योंकि अब इस पूरे स्पेस में एक सफाई, एक क्लीनिंग शुरू हो गई है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि जो रिपोर्ट आने वाली है स्ट्रेस टेस्ट की, उससे क्या निकल कर सामने आएगा, इस पर हमारी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि इस रिपोर्ट के फॉर्मेट से हमें पता चलेगा कि भारत का दरअसल कौन सा म्यूचुअल फंड कौन से स्टॉक्स में निवेश करता था और उस स्टॉक में आज की स्थिति में नुकसान की या उसके पोर्टफोलियो में नुकसान की कितनी गुंजाइश है। और ये खासी चौंकाने वाली रिपोर्ट होगी। अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, आप स्मॉल कैप मिड कैप फंड में पैसा लगाते हैं, तो आप ध्यान से इस रिपोर्ट का इंतजार करिए। जब रिपोर्ट आएगी तो विस्तार से आपको अपने अलग अलग कार्यक्रमों में भी बताएंगे और मनी सेंट्रल में भी बताएंगे कि इस रिपोर्ट ने हमें क्या बताया स्मॉल कैप, भारत के स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि उनके निवेश के भीतर कहां-कहां जोखिम का स्तर कितना ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 2 पीडीएफ फाइल में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी है। एक फाइल में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम है, दूसरी फाइल में चुनावी बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों के नाम है। एसबीआई ने बताया कि कुल 22,217 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से 22,030 करोड़ रुपए के बॉन्ड कैश करा लिए गए। चुनावी बॉन्ड को लेकर अब तक किसी का नाम नहीं खुलासा हुआ है। अब चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, इसे सार्वजनिक करेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों में बड़ी बेचैनी है। माना जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक होने से चुनावी चंदे को लेकर कई बड़े राज खुल सकते हैं। किस तरीके के राज खुल सकते हैं सर? जानकारी सामने आ गई। अंततः हिला हवाली के बाद, दाएं बाएं करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और कंटेम्प्ट के डर के कारण एसबीआई ने आज 2 अलग अलग फाइलों में चुनावी चंदे के बारे में, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए चंदे थे, उनकी जानकारी, ठोस जानकारी, मोटा मोटा डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया। ऐसा शुभम ने आपको बताया। इसमें में 2 तरीके की जानकारियां हैं। एक जानकारी है किसने डोनेशन दिया और एक जानकारी किसने इसे खरीदा है। इसके अलावा ये भी पता चला कि कुछ फंड अलग अलग प्रधानमंत्री राहत कोष में या बाकी जगह भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे गए। डिटेल में बाद में पता चलेगा। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जानकारी के लिए हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह सार्वजनिक होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से एक यूनिक कोड होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के भी पर, जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला और जहां और इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करने वाले के बीच में, जिसे मैच किया जा सकता है। और ये कोड शायद एसबीआई ने प्रोवाइड नहीं किया है। आपको याद होगा जब चर्चा चल रही थी अदालत में, तो इसी मिसमैच की बात एसबीआई की तरफ से तर्क के तौर पर दी गई थी। तो हमें यह तो पता चलेगा कि डोनर कौन थे, हमें यह भी पता चलेगा कि चंदों का इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पास गए, पर किस डोनर ने किस पार्टी को चंदा दिया, यह जानकारी कैसे सार्वजनिक होगी, इसमें थोड़ी दुविधा है। और इसके लिए हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आने वाले आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन
15 मार्च तक देश को ये तो पता चल जाएगा कि भारत में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किसने खरीदे थे, कौन सी कंपनियां थी, किन कंपनियों के जरिए इनकी खरीदारी की गई और पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा मिला, इसकी जानकारी तो सार्वजनिक पहले से ही हो चुकी है कि उनके खाते में इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितने पैसे आए हैं तो उन्हें पता ही है। पर ये जो बीच के तार हैं ये कैसे जोड़े जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। उन आंकड़ों को जब हमारे सामने आंकड़े आएंगे तो हम विश्लेषण करके आपके सामने लाएंगे और जिसे लेकर काफ़ी नई तरीके की जानकारियाँ राजनीति के बारे में मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। मार्केट रेगुलेटर सेबी बाजार में बढ़ते उतार चढ़ाव को देखते हुए सेटलमेंट गारंटी फंड यानी एसजीएफ को री एग्जामिन करेगा, दोबारा से इसकी समीक्षा करेगा। सेबी एक बड़ा और ज़्यादा लचीले सेटलमेंट गारंटी फंड को बनाने की योजना बना रहा है। सेबी फंड के आकार की समीक्षा करने के अलावा फंड की ज़रूरत की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति में भी बदलाव की संभावना तलाश रहा है। सेटलमेंट गारंटी फंड स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर ब्रोकर की ओर से भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में जो क्राइसिस पैदा होती है उसे संभालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में किए गए निवेश पर बेहतरीन रिटर्न मिलते देख कई विदेशी निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं। ताज़ा मामला देश की दिग्गज आईटी कंपनी एफएमसीजी कंपनी आईटीसी से जुड़ा है। सबसे पुराने निवेशक बैट का ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने आईटीसी में 3.5% हिस्सेदारी बेची है और हिस्सा बिक्री से उसे 17,500 करोड़ रुपए मिले हैं। आईटीसी में बैट की हिस्सेदारी अब घटकर 25.5% रह गई है। इससे पहले फरवरी के दौरान वर्लपूल इंडिया की पेरेंट कंपनी ने भी भारतीय इकाई में 24% हिस्सेदारी बेची थी। इन सब के बीच आज एक और झटपट खबर वो है भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी। भारतीय शेयर बाजार में आज तेज गिरावट देखने को मिली, मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स 900 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 338 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर आप इंडेक्सेस की बात करें तो रियलिटी, मेटल 5% से ज़्यादा टूटे थे। सरकारी बैंकों में खासी गिरावट थी। विक्स इंडेक्स 5% चढ़ गया। ये बताता है कि अब जो चिंता थी उतार चढ़ाव ये लगातार बढ़ रही है। सर कोई टिप्पणी आपकी? दो महत्वपूर्ण चीज़ें, शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव दिख रहा है और ख़ासतौर पर अब बाजार के घटनाक्रम में चूंकि कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है इसलिए निवेशक लगातार मुनाफा वसूली की कोशिश कर रहे हैं और वैल्यूएशन जहां वैल्यूएशन बेहतर है वहां एग्जिट की कोशिश हो रही है, थोड़ा सतर्क और संभल कर। दूसरी दिलचस्प बात है कि सेबी की तरफ से कहा गया कि वो सेटलमेंट गारंटी फंड की व्यवस्था बदलेगी। भारत का सेटलमेंट गारंटी फंड थोड़ा सा अनोखा है। शिवम ने उसकी वजह बता दी कि क्या होता है जब कोई डिफॉल्ट होता है, ब्रोकर या सेटलमेंट नहीं कर पाता है तो उसके बदले पैसा दिया जाता है। भारत में सेटलमेंट गारंटी फंड में अभी तक केवल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और स्टॉक एक्सचेंजेस ही अपना पैसा लगाते हैं। केवल 7,000 करोड़ का फंड इसमें उपलब्ध है। ऐसे संकेत है कि सेबी शायद इसमें ब्रोकर से और मेंबर्स से भी अब कंट्रीब्यूशन करने के लिए कहेगी ताकि किसी स्थिति में अगर सेटलमेंट पूरे नहीं होते हैं, कोई सेटलमेंट से चूकता है तो निवेशक को या निवेश करने वाली पार्टी को या बायर और सेलर को उसका नुकसान न हो सके। तो इस पर हमारी निगाह रहेगी कि भारत में सेटलमेंट गारंटी फंड में कैसे बदलाव किए जाते हैं। अभी जिन नियमों के तहत इसे चलाया जा रहा है वो 2014 में तय हुए थे और उसके हिसाब से इसमें करीब 7,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस मौजूद है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा